कि हिटलर कौन है और हिटलर कौन नहीं है ये तो पूरे देश को पता है। शिवसेना की राजनीति में जिस तरीके से हमेशा से एक हिटलर शाही रही है, ये उसी का प्रमाण है। जो बात अगर वो कोई व्यक्ति कह रहा है तो सबसे पहले इस बात को उसको सोचना पड़ेगा कि हमने किस तरह की राजनीति स्टार्ट की थी और आज हम किस मुकाम पे खड़े हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ। और सामना पत्र में लिखने से किसी व्यक्ति के बात बोलने से कोई विषय कोई हिटलर नहीं बन जाएगा। जिस तरह से लोकतांत्रिक सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, हर समाज के हर वर्ग को ध्यान रखते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात को करना हास्यास्पद है। और एक ऐसे मौके पर जब देश एक बड़ी विपदा के साथ जुड़ा हुआ है, बड़ी समस्या के साथ जुड़ा हुआ है, रोजगार की समस्या है, बहुत सारी और समस्या है, गरीबी है, और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार अपने विफलता का जो उन्होंने विफल किए हैं सारे प्रोग्राम सरकार के, केंद्र सरकार के, उसका आक्षेप दूसरे पे लगाने के लिए वो तैयार खड़े हैं। सबसे पहली बात आप देखिए, पिछले कितने दिनों से लोग अगर महाराष्ट्र से पैदल चल के आ रहे हैं तो सबसे पहले तो वहाँ की राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। अगर उनको ऐसा लग रहा था वो जा रहे थे तो आपने बसों की क्यों नहीं व्यवस्था की, और बसेस की व्यवस्था करते उत्तर प्रदेश सरकार अगर उसको मना करती तब तो समझ में आता। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया है तो इसमें राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि आज शिवसेना नहीं है जो उस तरह से हिंदुत्व की बातें पहले किया करती थी, आज उनके साथ कांग्रेस और एनसीपी भी जुड़ा हुई पार्टी है। तो उनका एक तो कैरेक्टर बदल गया है। जब कैरेक्टर बदल जाता है तो इंसान की जो फितरत है वो भी बदल जाती है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूँगा। और रेलवे ने जिस तरह से हर सरकारों से एक आग्रह किया था, आप हमें बताइए कि आप कितनी ट्रेन चाहते हैं। रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार को बोला है कि हम 125 ट्रेन देने को डेली तैयार हैं, आप हमें उसके लिए परमिशन दीजिए, क्योंकि जितने रजिस्ट्रेशन वहाँ हो चुके हैं उसके लिए परमिशन दीजिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 40 ट्रेन की परमिशन दी है डेली चलाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र सरकार का जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से उनके, क्योंकि अपने वहाँ पे जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसको देश के सामने ना आगे आए तो उन्होंने एक बयान छेड़ दिया। तो बयान से मतलब मुझे लगता है वो उसका डिस्कोर्स बदल जाए। ऐसा नहीं होगा। जनता सब जानती है कि हिटलर कौन है, हिटलर कौन नहीं है। हमारे साथ है डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, वहाँ की अव्यवस्था पर उद्धव ठाकरे बात नहीं कर रहे हैं और वहीं पर वो यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से सामना में कहा गया, योगी आदित्यनाथ की तुलना हिटलर से की गई, उद्धव ठाकरे ने उनका जो सामना पत्र है उसमें कहा, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने हिटलर से की है तुलना और प्रवासी मजदूरों को लेकर सवाल उठाए हैं कि काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, पैदल चलते चलते नंगे पैर वहाँ से चल रहे हैं, तो क्या वो अपनी ही चीज़ें वहाँ पर खोल रहे हैं, या फिर जो उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को लेकर, सूबे की सरकार को लेकर, तो योगी आदित्यनाथ ने माइग्रेशन कमीशन बनाया प्रवासी मजदूरों के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी देखिए, कोई भी कमीशन बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, पहले तो अगर आप कमीशन नहीं बनाएंगे तो आप गणना कैसे करेंगे किसी भी चीज़ की। जो भी आज व्यक्ति यूपी में आ रहा है, सबसे पहले उसकी एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी था और सरकार ने किया। आपको देखना चाहिए कि वो लोग वहाँ पे काम करते थे, उन्होंने वहाँ के रिवेन्यू जनरेट किया। उस सरकार, महाराष्ट्र सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि आज तक वो मजदूर आपके रिवेन्यू के सोर्सेज बने रहे, आपको कमा के देते रहे। और आज जब विपदा आ गई है तो वो मजदूर आज उस प्रदेश में आ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने कोई रिवेन्यू जनरेशन नहीं किया। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर केंद्र और राज्य में सरकारें हैं और हमें गणना करने के आधार गणना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्लानिंग कैसे करेंगे, अगर कमीशन नहीं बनाएंगे, प्रवासी मजदूर जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में ज़्यादा हैं मतलब प्रवासी मजदूर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करने गए हुए हैं। क्योंकि पहले की जो सरकारें रही थी उनकी नीतियाँ ऐसी थी कि यहाँ पे रोज़गार के अवसर नहीं मिले। अब जब आपके पास रोज़गार के अवसर नहीं होते हैं तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आप रोज़गार के अवसर में कहीं ना कहीं माइग्रेट करेंगे। और जब माइग्रेंट वर्कर जाता है और आज अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो अपनी जड़ में पहले आना चाह रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं वहाँ पे अगर ऐसी स्थिति थी तो उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार महाराष्ट्र की सरकार है। और महाराष्ट्र की सरकार को ये समझना पड़ेगा कि देश एक है
और देश में अगर आप इस तरह की बातें फैला रहे हैं और किसी को हिटलर की बात कर रहे हैं तो आपको पहले अपने ऊपर दामन में झांकना पड़ेगा कि हिटलर क्या था और हिटलर ने क्या काम किया। ऐसा कोई भी एक कार्य बता दे कि जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बयानबाजी है जिससे कि उनको मीडिया कवरेज मिलने लगे, बस इतनी बात है। सर, पहला तो सवाल मेरा ये है कि जो योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है, या यूँ है कि उन्होंने कहा है सख्त रूप से जो ऐसे राज्य हैं जो प्रवासी मजदूरों को, उस समय आपने बोला कि जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो महाराष्ट्र में किया था, तो जैसे दिल्ली हो गए, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे राज्य जो प्रवासी मजदूरों को जब उनको गढ़ने की बात होती है, उनको ला के जब काम होता है वहाँ पर, तो पूरे उनसे काम लेते हैं, और जब कोई विपद आती है, आपदा आती है, तो उनको वैसे छोड़ देते हैं बेहाल में। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो ये फैसला लिया है कि अब कोई भी प्रवासी मजदूरों को अगर बुलाना चाहेगा या उनको वहां से बोलेगा कि आ जाइए, तो अनुमति लेनी होगी। इस पर आप कैसे देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो ये फैसला लिया है, कहां तक ये जायज़ है? नहीं, अगर ऐसा देखिए, सरकार ने अगर इस तरह के फैसले अगर ले रही है सरकार, तो उसमें एक सरकार की एक आगे की नीति है। अगर कोई मजदूर कहीं जाता है तो डेफिनेटली उस प्रदेश की सरकार को पता होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई लाइसेंस लेगा, आप ये समझ लीजिए, लाइसेंस लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। लाइसेंस राज नहीं है जो कांग्रेस की नीतियाँ रहती थी। उसका ये आशय है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी दूसरे प्रदेश में जा रहा है तो कम से कम हमें माइग्रेशन का पता होना चाहिए। भाई कम से कम वहाँ पे जो राशन कार्ड है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसमें कि करप्शन के होने के चांसेस होते हैं, उसको कम किया जा सके। सरकार की जो मंशा है पहले तो उसको समझना पड़ेगा। सरकार की मंशा और आशय यही है कि जब हम इस तरह के कमीशन गठित करेंगे, जब हम ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमें पता होगा कि हमारे कितने मजदूर या हमारे कितने प्रवासी मजदूर लोग बाहर गए हुए हैं और किन किन प्रदेशों में गए हुए हैं। तो हम बेटर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। आज की जो स्थिति बनी है, ये आगे कभी भी कोई स्थिति ऐसी बने तो हमको किस तरह से हैंडल करना है, ये इसकी तो तारीफ़ की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ़ होनी चाहिए कि उन्होंने इस बात का पहल किया और देश में एक ऐसी बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि जिसमें प्रदेश एक प्लानिंग कैसे करे इसका पता लग सकता है। क्योंकि आप देखिए, राशन कार्ड कई लोगों के गाँव में बने हुए हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ रह नहीं रहे। लेकिन क्या है कि वोटर कार्ड वहाँ पर है उनका, तो कई लोगों को राशन उनके नाम पे, वहाँ पे जो भी राशन की दुकानें चला रहे हैं वो उनके नाम पे राशन ले लेते हैं। तो ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं हैं जिसको दुरुस्त किया जाना है। जैसे आपको पता होगा, पीडीएस सिस्टम में आज वर्तमान सरकार ने, जो केंद्र की सरकार ने, लगभग 2 करोड़ राशन कार्ड को कैंसिल किया है जो कि अवैध रूप से चल रहे थे। आप 2 करोड़ राशन कार्ड का आप समझ लीजिए कि कितना बड़ी सब्सिडी सरकार देती है। आप उसको सोच सकते, 2 करोड़, अगर 2 करोड़ लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 10,000 से 20,000 करोड़ रुपए का लगभग सब्सिडी सरकार हर साल दे रही थी। अब आप इसको सोचिए कि कितनी बड़ी एक बगलिंग चल रही थी। सर, वैसे यहाँ पर जो आपने कहा राशन कार्ड की बात, वो तो केंद्र सरकार भी बोल चुकी है कि 1 नेशन 1 राशन की बात कर चुकी है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया, अब महाराष्ट्र से जो राज ठाकरे हैं, अभी कुछ दिन पहले वो हिंदुत्व की बात कर रहे थे जब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से हट गए थे। अब उनका कहना है कि प्रवासी मजदूरों को राज्य में आने से पहले अनुमति लेनी चाहिए। तो क्या अब ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, इसके चक्कर में प्रवासी मजदूरों के जब यहाँ से जाएँ तो अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ दें, वहाँ अगर उनको आना है तो पहले उनसे अनुमति लें, अगर वो अनुमति नहीं दे रहे हैं तो नहीं मिलेगा। एक ही राष्ट्र में, जैसे कि आपने बोला, रहकर क्या उनको वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी अन्य राज्यों में जाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी बात कह रहे हैं, अगर कोई कह रहा है कि ऐसी बातें होनी चाहिए महाराष्ट्र मानुस और बहुत सारे विषय हो सकते हैं, पहले तो हमारे देखिए समझना चाहिए, महाराष्ट्र की जो सरकार है उसको पहले छत्रपति शिवाजी के जो आचरण है और व्यवहार है उसको लाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र की एक शान है, आन है और बान है। अगर शान आन बान की अगर आप बात करते हैं तो महाराष्ट्र ने पूरे देश में जब मुगलों का शासन था तो स्वराज की स्थापना के लिए पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया था। और आज इस तरह की अगर कोई बात करता है तो वो शिवाजी के साथ धोखा कर रहा है।
और ऐसी बातें अगर कोई करने की प्रयास करेगा तो देश की जनता उसको आगे लेके आने नहीं देगी। हाँ, लेकिन मेरा एक मानना है 100%, देखिए प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ों को बनाया जा सकता है कि किस तरह से कहाँ पे क्या माइग्रेशन हो रहा है। क्योंकि आगे अगर हम इस तरह की चीज़ों को, अगर हम डेटा नहीं तैयार करेंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ पे जा रहा है या कैसे काम हो रहा है, तो हम नीति नहीं बना सकते। जैसे कि आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि गांव में स्कूल्स, कई प्राइमरी स्कूल्स में बच्चे नहीं होंगे, और जहाँ पे शहरों में लोग रह रहे हैं, जहाँ पे लोग माइग्रेट होके आ गए, वहाँ स्कूल नहीं है। तो हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। और मैं अर्थशास्त्र से जुड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि इस तरह के विषयों पे अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे और सही सिस्टमेटिक तरह, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जब तक नहीं इकट्ठा होगा, आंकड़े नहीं होंगे, तो हम अच्छे से प्लानिंग नहीं कर सकते। और अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो वही स्थिति बार बार आती रहेगी। और जिस तरह से देखिए वर्तमान में सरकार काम कर रही है उत्तर प्रदेश की, मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्णिम युग लिखा जाएगा। मैं आपको कह सकता हूँ, जिस तरह से 90s से पहले, क्योंकि और प्रदेशों में देखिए, मैं कहता हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में एक लोकल लेवल की पार्टीज चलने लगी, लोकल पार्टीज राज्य सरकार की। जैसे आपने कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी मैं कहूँगा कि क्योंकि उनकी एक नीति थी केंद्र को लेके, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर एक रहती है तो उसका फ़ायदा मिलता है, जैसे कि आज उत्तर प्रदेश में फ़ायदा मिल रहा है। और बीच में जब से सपा बसपा की सरकार थी, उनको खाली 5 साल आना था, उनको पता था अगली बार हम नहीं आएंगे, तो ऐसे ही होता है। तो वो क्षेत्रीय दल थे, और क्षेत्रीय दल कभी फ़ायदा नहीं करते। तो आज जो नीति बन रही है वो आगे के लिए बन रही है, और मैं आपको अश्योर करता हूँ, हमारी पार्टी जिस तरीके से सारे वर्ग को समाहित करके काम करना चाहती है, और हर तरीके से एक दूसरे की मदद के लिए, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की हमेशा यही नीति रही है कि हम लोगों को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने लोगों के माध्यम से फ़ायदा भी पहुँचाएँ, जिससे कि देश में रोजगार के अवसर बढ़े, गरीबी हटे और एम्प्लॉयमेंट। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि आज देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जो ग्रामीण व्यवस्था हमारे पहले रही है, हमारे पुरातन काल में, वो ग्रामीण व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि वो आत्मनिर्भर थी, हर व्यक्ति का काम उसी गांव में ही संपन्न हो जाता। बट आज ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। क्यों? क्योंकि रूरल माइग्रेशन हो गया। डेफिनेटली देखिए प्रॉब्लम तो रहेगी, और किसी भी चीज़ को अगर आप एक गांव है उसको आप देखिए, पहले के गांव की स्थिति और आज के गांव की स्थिति में अंतर आना पड़ेगा, और गांव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर डेवलपमेंट होगा तभी विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप, जैसे हमारे पंचायती राज दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा काम किया है जो कि देश में एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसे उन्होंने बोला है कि गांव की सारी प्रॉपर्टी का डिमार्केशन किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे शहरों में एक प्लानिंग होती है, उसी तरह से गांव में भी प्लानिंग हो सकती है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर आपकी ऐसी जगह है जो आवास व्यवस्थाएं हैं, उसके ऊपर आप अपने लोन भी ले सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ग्रामीण गाँव में लोगों के पास ऐसे संसाधन नहीं है जिनसे कि वो लोन कर पाएँ। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने रोजगार के अवसर, और सबसे बड़ी बात है कि उनको ऐसी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की भी बात की है जो कि अपनी जो उनकी संपत्ति है, क्योंकि ग्रामीण संपत्ति भी तो संपत्ति है, अगर उसका वो मतलब धनोपार्जन भी नहीं कर सकते कई बार, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। तो सरकार की एक मंशा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और वो चाहती है कि देश में एक ऐसा माहौल बने कि जिससे कि सारे राज्य एक होके काम करें। और अगर कोई राज्य सरकार इस तरह की बात कह रही है और या भ्रम फैला रही है, तो भ्रम की स्थिति नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके लिए आपको ऑटोमेटिक। और उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम बाउंड कर दी गई हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई नक्शा दिया जीडीए में या कहीं और किसी व्यवस्थाओं में या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में, तो उसका टाइम बाउंड मैनर में उनको करना है। अगर वो नहीं करते हैं तो वो जिम्मेदार होंगे। तो व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, और पिछले 3 साल में जिस तरह से हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है वो सराहनीय है, और जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को साथ लिया है, चाहे वो कहीं कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो,
उन सब से ऊपर उठ के देश के लिए काम किया है। सर मेरा ये आखिरी सवाल है, वैसे तो हमने उद्धव ठाकरे और योगी आदित्यनाथ की जो बीच की टकरार है वो देखते हैं, चाहे वो पालघर का मुद्दा हो या तमाम ऐसे मुद्दे पर वो आमने सामने आते हैं। लेकिन जब ये उद्धव ठाकरे ने हिटलर से उनकी तुलना की और बोली, जैसे बोला कि यहूदियों को उन्होंने मरवा दिया, तो उसी तरीके से प्रवासी पर जुल्म ढा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ ने जो उनको रिप्लाई दिया, कहा कि अगर बच्चा भूखा होता है तो वो माँ के पास जाता है, और अगर महाराष्ट्र सरकार सौतेली माँ बनकर ही अगर उनका देखभाल करती तो उनको उन प्रवासी मजदूरों को वापस ना आना पड़ता। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और महाराष्ट्र की जो अभी राजनीति चल रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। मैंने अभी एक दूसरे न्यूज़ चैनल पे ये बात रखी थी और आपके माध्यम से भी ये बात रखता हूँ। शायद ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे राज्य हैं जो जिनका पूरे देश की जीडीपी में बड़ा योगदान था और उनके पास आय के स्रोत भी ज़्यादा थे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई प्रवासी मजदूर क्यों आ रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। प्रवासी मजदूर अगर कहीं से आ रहे हैं तो वहाँ पे एक ऐसी व्यवस्थाएं थी, उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो किराए को लेके था, जो जहाँ वो रहते थे। अब आप समझ लीजिएगा, अगर वो वहाँ से चले आए तो किराया तो किसी को अल्टीमेटली मिलेगा नहीं। तो सरकारों को अपने हिसाब से उसके ऊपर अध्यादेश लाना चाहिए था, क्योंकि राज्य सरकार ला सकती थी ऐसा अध्यादेश। केंद्र सरकार अगर लेके आती तो शायद व्यवस्था, हर राज्य में अलग अलग समस्याएं थी। जैसे महाराष्ट्र में जहाँ से प्रवासी मजदूर ज़्यादा माइग्रेशन हो रहे थे, वहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं लाई जा सकती थी कि वहाँ पे अध्यादेश लाते और उन शहरों में ज़्यादा लाते जहाँ पे औद्योगिकरण ज़्यादा है, सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा है, वहाँ अध्यादेश लाते और किराए, जो भी कोई किराया ले रहा था या मांग रहा था उसके ऊपर FIR होती। तो ऐसी व्यवस्था, शायद प्रवासी मजदूर आज यहाँ पे नहीं आते। क्योंकि आप देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है और मैं इसको आगाह कर रहा हूँ, और पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते, बट एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था में जैसे सब लोगों ने आज बताया है, पूरे वर्ल्ड के और जितने भी इकोनॉमिक फोरम्स हैं, कि अर्थव्यवस्था शायद नेगेटिव में जाएगी, और बिल्कुल नेगेटिव में जाएगी। क्योंकि आप उसको समझिए, जहाँ पे लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लेबर नहीं होगी और उनके पास काम नहीं होगा। लेबर्स जहाँ गाँव में पहुँच जाएंगे, अब आप सोचिए, काम 1 है 10 लेबर है, कैसे उनको रोज़गार मिलेगा? तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है आने वाली सरकारों के लिए, और इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। अगर इसकी अर्थनीति जो हमारे केंद्र सरकार है इसको लेके बना रही है, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने गांव की तरफ रोज़गार को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि गांव में पब्लिक चली गई है। अब हमें सरकार को सरकारी व्यय पे बढ़ाना पड़ेगा, और उन्होंने बहुत सारे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। तो मेरा टारगेट यही है। मैं आपको अभी भी यही बताना चाहता हूँ जो आपने बोला, कि बिल्कुल ऐसा पूरे देश में, अगर आप कहते हैं प्रवासी मजदूरों की ऐसी बात थी या सौतेली माँ वाली बात थी, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। ये मैं आज कह रहा हूँ। को राज्य सरकारों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, और मुझे तो नहीं लगता उत्तर प्रदेश में जितने कम लोगों ने, चाहे गाज़ियाबाद हो चाहे नोएडा हो, बहुत कम लोगों ने माइग्रेट किया है यहाँ से। मैं आज आपको कह रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितना माइग्रेशन कम हुआ है, पर यहाँ भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग आए हुए हैं, लेकिन वो लोग यहीं पे हैं क्योंकि सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।